प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आज आपके लिए समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं लेकर आए हूं। यह टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर से संबंधित है। चलिए तो हम शुरू करते हैं समाज की प्रमुख विशेषताओं से। समाज और उसकी प्रकृति को स्पष्ट से समझने के लिए हमें उसकी विशेषताओं पर विचार करना होगा। पहली उसकी विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता के अभाव में न तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और न ही समाज। जब तक लोग एक दूसरे की उपस्थिति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं होंगे, तब तक उनमें जागरूकता नहीं पाई जा सकती और अंत्यक्रिया भी नहीं हो सकती। इस जागरूकता के अभाव में वे न तो एक दूसरे से प्रभावित होंगे और न ही प्रभावित करेंगे, अर्थात उनमें अंत्यक्रिया नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है और इस जागरूकता के आधार पर निर्मित होने वाले सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। समाज की जो अगली विशेषता है वो है समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का समूह होकर उनमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध अमूर्त हैं। इन्हें न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, इन्हें तो केवल अनुभव किया जा सकता है। अतः सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित समाज भी कैसा होगा? अमूर्त होगा। क्योंकि सामाजिक संबंध अमूर्त हैं तो उससे निर्मित होने वाली व्यवस्था भी अमूर्त होगी। यह तो अमूर्त सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था होती है। राइट के अनुसार समाज व्यक्तियों का समूह नहीं, यह तो समूह के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। इसी तरह र्यूटर ने भी बताया है कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं है बल्कि जीवित रहने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं है बल्कि संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। स्पष्ट है कि समाज एक अमूर्त धारणा है। अब हम समाज में समानता और असमानता, समाज में समानता एवं असमानता दोनों ही देखने को मिलती हैं। ये दोनों ही समाज के लिए आवश्यक हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है और ये एक दूसरे की पूरक हैं। किसी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें पूर्णतः समानता या पूर्णतः असमानता हो। प्रत्येक समाज में ये दोनों ही बातें अनिवार्यतः पाई जाती हैं। यहाँ हम इन दोनों को अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। समाज में समानता, जब तक लोगों में किसी न किसी मात्रा में समानता की भावना नहीं होगी, तब तक उनका एक दूसरे से संबंधित होना या इकट्ठे रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी स्थिति में समाज का निर्माण नहीं हो सकता। जो लोग कुछ मात्रा में शरीर और मस्तिष्क की दृष्टि से समान हैं तथा एक दूसरे के निकट हैं, उन्हीं में समाज पाया जाता है। गिडिंग्स ने समानता या सजातीयता की चेतना को समाज का आधार माना है। आदिम या छोटे व सरल समाजों में समानता का आधार नातेदारी या रक्त संबंध होता है। अब यह आधार काफ़ी विस्तृत हो चुका है। अब राष्ट्रीयता समानता का मुख्य आधार है। अब हम चर्चा करेंगे समाज में असमानता की। समाज में समानता के साथ साथ भिन्नता भी पाई जाती है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार यदि सभी लोग पूर्णतः समान होते तो उनके सामाजिक संबंध चींटियों या मधुमक्खियों जैसे काफ़ी सीमित हो जाते। ऐसी दशा में उनमें आपसी लेन देन या पारस्परिक आदान प्रदान बहुत ही कम होता। वे एक दूसरे को बहुत कम सहायता दे पाते। लिंग भेद असमानता का एक उदाहरण है और इसी भेद के कारण प्रजनन एवं संतानोत्पत्ति संभव हो पाई। समाज में असमानताओं के पाए जाने के कारण ही प्रत्येक एक दूसरे से कुछ न कुछ लेता और बदले में कुछ न कुछ देता है। यह बात परिवार, मित्र मंडली, समूह, समिति, समुदाय आदि में पाई जाती है। सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों में असमानता की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। समाज में कई प्रकार के विभेद या असमानताएं पाई जाती हैं, जैसे लिंग भेद, शारीरिक बनावट संबंधी भेद, स्वभाव या प्रकृति संबंधी भेद, रुचि, योग्यता या क्षमता संबंधी भेद। वर्तमान में असमानताओं के बढ़ने का प्रमुख कारण विशेषीकरण की प्रक्रिया है। अब हम पढ़ेंगे समाज में असमानता समानता के अधीन होती है। समाज में समानता भी पाई जाती है, असमानता भी पाई जाती है, लेकिन समाज में असमानता जो है समानता के अधीन होती है। समाज में श्रम विभाजन पहले सहयोग है और फिर बाद में विभाजन। इसका तात्पर्य यही है कि समान उद्देश्य
की पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, परंतु उद्देश्य को प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए वे आपस में कार्यों को बांट लेते हैं। समान आवश्यकताओं के कारण ही असमान कार्यों को पूरा करने के लिए लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से साझेदारी के संबंधों में बंध जाते हैं और मिलकर व्यापार करते हैं। ये साझेदार उद्देश्य की सफलता के लिए व्यापार से संबंधित विभिन्न कार्य अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार आपस में बांट लेते हैं। यही बात परिवार के क्षेत्र में देखने को मिलती है। स्नेह तथा घर की सामान्य इच्छा ही परिवार की स्थापना का प्रमुख आधार है। लेकिन यहाँ हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि यद्यपि समाज में समानता और असमानता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु समानता प्राथमिक या प्रमुख है और असमानता द्वितीयक या गौण है। हम अगली विशेषता की चर्चा करते हैं बच्चों, समाज में सहयोग एवं संघर्ष। समाज में दो प्रकार की शक्तियां देखने को मिलती हैं। प्रथम वे शक्तियां जो मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांधती हैं, और द्वितीय वे शक्तियां जो मनुष्य को एक दूसरे से पृथक करती हैं। सहयोग प्रथम और संघर्ष द्वितीय के अंतर्गत आता है। ये दोनों तत्व या विशेषताएं समाज के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सरल या आदिम समाज से लेकर आधुनिक जटिल समाज में सहयोग और संघर्ष चलता ही रहता है। मनुष्यों और समूहों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये आवश्यक एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है, लेकिन जहाँ वे सहयोग से ऐसा नहीं कर पाते वहाँ वे संघर्ष का सहारा लेते हैं। सहयोग प्रत्येक कार्य या उद्देश्य की सफलता का आधार सहयोग ही है। पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में हर समय सहयोग देखने को मिलता है। सहयोग के अभाव में न तो कोई परिवार अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और न ही कोई राजनीतिक दल। चुनावों में कई राजनीतिक दलों की हार का एक प्रमुख कारण उनके सदस्यों में सहयोग का अभाव है। किसी भी कार्य में सफलता सहयोग पर निर्भर करती है। सरल, छोटे एवं आदिम समाजों में प्रत्यक्ष सहयोग और आधुनिक, जटिल और बृहद समाजों में अप्रत्यक्ष सहयोग की प्रधानता पाई जाती है। संघर्ष समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी देखने को मिलता है। संघर्ष का प्रमुख कारण कुछ शारीरिक या व्यक्तिगत भिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं, विरोधी स्वार्थ या स्वार्थों का टकराना एवं तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच रुचि, स्वभाव, चरित्र, व्यक्तित्व, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार संबंधी भेद पाए जाते हैं। इसी प्रकार लोग अलग अलग धर्मों, संप्रदायों या मत मतांतरों से संबंधित होते हैं। एक समाज और दूसरे समाज की संस्कृति में भी अंतर पाए जाते हैं। साथ ही लोगों या समूहों के एक दूसरे के विपरीत स्वार्थ भी होते हैं, अर्थात कई बार उनके स्वार्थ आपस में टकराते हैं। सामाजिक परिवर्तन की तेज गति के कारण व्यक्ति और समूह कई बार बदली हुई नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन या अनुकूलन नहीं कर पाते। ये विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं, स्वार्थ एवं सामाजिक परिवर्तन संघर्ष के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मानव समाज में सहयोग के समान संघर्ष भी मानव सभ्यता के विकास के प्रत्येक स्तर पर देखने को मिलता है। प्रत्येक समाज में सहयोग के साथ संघर्ष भी सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में सदैव पाया जाता है। यह कहा जा सकता है कि जहाँ समाज है वहाँ संघर्ष भी है। संघर्ष कई बार अन्याय, अत्याचार एवं शोषण को समाप्त करने में मदद करता है, लेकिन समाज में संघर्ष के बजाय सहयोग का महत्व अधिक है। आज तक का इतिहास बताता है कि मानव ने जितना समय संघर्ष में बिताया है उससे कहीं अधिक समय सहयोग और शांति में बिताया है। हम कह सकते हैं कि संघर्ष सहयोग के अधीन है। विभिन्न मनुष्यों एवं समुदायों में साधारणतः सहयोग अधिक एवं संघर्ष कम पाया जाता है, परंतु ये दोनों प्रत्येक समाज में मौजूद अवश्य रहते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। जिस समाज में संघर्ष के बजाय सहयोग जितनी अधिक मात्रा में पाया जाएगा वह समाज उतना ही अधिक संगठित होगा। समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित, ये समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्योन्याश्रितता समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं हम कि अन्योन्याश्रितता समाज की उत्पत्ति एवं विकास में एक आधारभूत तत्व है। वास्तव में यह मानव जीवन, सभ्यता एवं संस्कृति तथा उन्नति का प्रमुख आधार है। समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध एक दूसरे पर निर्भर है।
मनुष्य को अपनी प्राणी शास्त्रीय या शारीरिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना और उन पर निर्भर रहना पड़ता है। आदिम से आदिम और छोटे एवं सरल प्रकार के समाजों में भी व्यक्ति को यौन संतुष्टि, शिकार एवं जीवन रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। आधुनिक जटिल समाजों में तो श्रम विभाजन के बढ़ने से मनुष्य और साथ ही समाज के विभिन्न अंगों की एक दूसरे पर निर्भरता और भी बढ़ गई है। समाज के प्रारंभिक रूप अर्थात परिवार में विभिन्न सदस्यों के बीच आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पारस्परिक निर्भरता स्पष्टतः देखी जा सकती है। आज तो जीवन के सभी क्षेत्र में पारस्परिक निर्भरता या अन्योन्याश्रितता पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण मनुष्य का अपने में अपूर्ण होना या उसकी शक्ति का सीमित होना है। वह स्वयं केवल अपने तक ही सीमित रहकर अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अतः कहा जा सकता है कि समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। समाज की अगली विशेषता है समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सदैव परिवर्तनशील प्रकृति है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विभिन्न कारणों से सामाजिक परिवर्तन में संबंधों में परिवर्तन आता रहता है। व्यक्तियों की परिस्थितियां एवं भूमिका बदलती रहती हैं। पारस्परिक अपेक्षाओं में भी समय के साथ बदलाव आता रहता है। इन सब के परिणाम स्वरूप समाज बदलता है। समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। कोई भी समाज आज ठीक वैसा समाज नहीं है जैसा वह 1 वर्ष पहले था या 1000 वर्ष पहले पश्चात होगा। भारत का वैदिक कालीन समाज आधुनिक समाज के जटिल औद्योगिक समाज से काफ़ी भिन्न था। स्पष्ट है कि समाज सदैव परिवर्तनशील है। साथ ही समाज एक जटिल व्यवस्था है जो अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों से निर्मित होती है। एक ही व्यक्ति सैकड़ों व्यक्तियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। संबंधों के आधार पर ही उसकी परिस्थिति एवं भूमिका निर्धारित होती है। साथ ही व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रख व्यवहार करता है। जब तक व्यक्ति अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों में बंधा होता है और निश्चित तरीके से एक दूसरे के साथ संबंध एवं अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है, तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों, उनकी परिस्थितियों एवं भूमिकाओं और पारस्परिक अपेक्षाओं के आधार पर निर्मित होने वाली निश्चित रूप से जटिल होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। और जो समाज की अगली विशेषता है वो है समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। समाज केवल मनुष्यों तक सीमित न होकर पशुओं में भी पाए जाते हैं। मैकाइवर एवं पेस ने ठीक ही कहा है कि जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी जीवधारियों के अपने अपने समाज होते हैं। चींटियों तथा मधुमक्खियों के भी समाज होते हैं। इनमें एवं अनेक अन्य पशु पक्षियों में सामाजिक जीवन की अनेक विशेषताएं देखने को मिलती है। इतना अवश्य है कि जीवन के निम्नतम स्तर वाले जीवधारियों में सामाजिक जागरूकता बहुत ही कम और सामाजिक संपर्क बहुत ही अल्पकालीन होते हैं। जहाँ सामाजिक या पारस्परिक जागरूकता का अभाव है वहाँ समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उच्च स्तर के पशुओं जैसे हाथी, गाय तथा नर वानरों के निश्चित समाज होते हैं। इनके जीवन में पारस्परिकता और सहयोग के तत्व पाए जाते हैं। अपनी प्रकृति या स्वभाव संबंधी आवश्यकताओं, जीवन रक्षा तथा अपनी जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने की इच्छा के कारण पशु पक्षियों में समाज की उत्पत्ति एवं विकास होता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम पशु समाज का अध्ययन न करके केवल मानव समाज का अध्ययन करते हैं। इसका कारण यह है कि अन्य पशुओं की तुलना में मानव विकास के उच्चतम स्तर पर है और वहीं अपनी योग्यता, क्षमता, गुणों एवं शारीरिक विशेषताओं के कारण संस्कृति का निर्माता है। उसने ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उसका अपना समाज, सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था है। अतः हम मानव समाज के अध्ययन तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। अब आप अभ्यास कार्य के रूप में समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।